डॉक्टर यशवंत तिवारी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग शब्दों के सूक्ष्म अंतर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा, उसका शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तथा उस पर आधारित 50 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, इसमें सम का जो अर्थ होगा, सम का अर्थ होता है समान, श्रुत का अर्थ होता है सुनने में, श्रुत का अर्थ होता है सुनने में, और जो भिन्नार्थक शब्द दिया गया है, भिन्नार्थक का अर्थ होता है भिन्न अर्थ, यानी कि ऐसे शब्द जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परंतु उनके जो अर्थ हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे शब्दों को हम समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण समानता का आभास होता है परंतु अर्थ की दृष्टि से कोई समानता नहीं होती, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, इस परिभाषा से स्पष्ट है कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा बहुत अंतर होने के कारण समानता का बस आभास भर होता है, पूर्ण रूप से समान नहीं होते हैं परंतु उनके अर्थ की दृष्टि से जब हम उनको देखते हैं तो उनमें कोई समानता नहीं होती, ऐसे शब्दों को हम समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए आज हम लोग इस समश्रुत भिन्नार्थक शब्द जो हैं इस पर आधारित 50 प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसमें जो है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ पहचान करके लिखिए, यानी कि 2 शब्द युग्म दिए रहेंगे और उनके जो सही अर्थ होंगे उन्हें पहचान करके हमें लिखना होगा। पहला है अग और अघ का सही शब्द युग्म कौन सा है। आगे और पीछे, अचल और पाप, नया और पुराना, संपूर्ण और पूर्ण। तो इसमें हम देखेंगे जो अग का अर्थ होता है, अग का अर्थ होता है अचल, अग का अर्थ होता है अचल, जो चलायमान न हो उसे हम क्या कहते हैं, अचल कहते हैं। इसके बाद दिया गया है अघ, अघ का अर्थ होता है पाप, अघ का अर्थ क्या हो जाएगा, पाप, यानी कि इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अचल और पाप, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, अपत्य और अपथ्य का सही शब्द युग्म कौन सा है। पहला ऑप्शन है पतिविहीन और कुमार्ग, पुत्रहीन और भोजन, संताप और अहितकर भोजन, पुत्र और बीमारी। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले जो शब्द है अपत्य, अपत्य शब्द दिया हुआ है। अपत्य का जो अर्थ होता है संतान, अपत्य का अर्थ क्या होता है, संतान या वंशज, संतान या वंशज को क्या कहते हैं, अपत्य। इसके बाद एक शब्द दिया गया है अपथ्य, अपथ्य का अर्थ होता है अहितकर भोजन, अहितकर, अहितकर भोजन, अहितकर जो भोजन होता है या उसे हम कहते हैं निषिद्ध भोजन, एक शब्द और कह सकते हैं निषिद्ध भोजन को हम जो है कहते हैं अपथ्य। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा सी होगा, यानी कि संतान और अहितकर भोजन, ऐसा भोजन जिसे जो स्वास्थ्य के लिए ठीक न हो उसे अहितकर भोजन कहते हैं, उसे कहते हैं अपथ्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है अम्बुद और अम्बुज
का सही शब्द युग्म कौन सा है? जलदान और जलजीव, बादल और जल, बादल और कमल, बादल और मछली। तो इसमें देखेंगे अम्बुद। अम्बुद, अम्बुद का सही अर्थ होता है बादल। अम्बुद का सही अर्थ होता है बादल। और फिर इसके बाद दिया गया है अम्बुज। अम्बुज, अम्बुज का सही अर्थ होता है कमल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बादल और कमल, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, बादल और कमल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अयस और अयस का सही शब्द युग्म कौन सा है? बदनामी और बुराई, कीर्ति और प्रसिद्धि, बदनामी और लोहा, लोहा और इस्पात। तो सबसे पहले देखेंगे अयस। अयस का अर्थ होता है बदनामी। अयस का अर्थ होता है बदनामी, या इसी को हम अपकीर्ति भी कहते हैं। अपकीर्ति, जिसकी कीर्ति न हो यानी जिसकी बदनामी हो उसी को क्या कहते हैं? अपकीर्ति भी कहते हैं। और अगला जो है अयस। अयस का जो अर्थ होता है, इस अयस का जो अर्थ होता है लोहा होता है। लोहा होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बदनामी और लोहा, यानी कि सी विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आवरण और आभरण का सही शब्द युग्म कौन सा है? प्रारंभ और अंत, पर्दा और भार, पर्दा और गहना, मृत्यु और ढकना। तो इसमें पहला जो शब्द दिया गया है आवरण। आवरण का अर्थ होता है पर्दा। आवरण का अर्थ होता है पर्दा या ढका हुआ। और दूसरा जो शब्द दिया गया है आभरण। आभरण का जो अर्थ होता है आभूषण। आभरण का अर्थ होता है आभूषण, या इसी को हम क्या कहते हैं? गहना। आभूषण या गहना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पर्दा और गहना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, पर्दा और गहना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कपट और कपाट का सही शब्द युग्म कौन सा है? धोखा और पर्दा, किवाड़ और खिड़की, धोखा और दरवाजा, पर्दा और किवाड़। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कपट। कपट का अर्थ होता है धोखा। कपट का अर्थ क्या होता है? धोखा होता है। और कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। कपाट का अर्थ होता है दरवाजा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा धोखा और दरवाजा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा, धोखा और दरवाजा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है कपीस और कपीस। कपीस और कपीस का सही शब्द युग्म कौन सा है? मटमैला और अंगद, सुग्रीव और काला, बाली और सुग्रीव, मटमैला और सुग्रीव। तो सबसे पहले हम देखेंगे कपीस। कपीस जो शब्द होता है इसका अर्थ होता है मटमैला। कपीस का अर्थ क्या होता है? मटमैला होता है। और कपीस का अर्थ होता है सुग्रीव। इस कपीस का अर्थ क्या होता है? सुग्रीव भी होता है और हनुमान भी होता है, दोनों इसके अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर सुग्रीव दिया हुआ है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मटमैला और सुग्रीव, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जलज और जलद का सही शब्द युग्म कौन सा है? जल लेने और देने वाला, कमल और बादल, बादल और कमल, जल और जलाशय। तो इसमें देखेंगे जलज। जलज का अर्थ होता है जल से उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। जलज कमल का पर्यायवाची है। इसके बाद है जलद। जलद जो है बादल का पर्यायवाची है, यानी कि जलद का अर्थ होता है बादल।
तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कमल और बादल, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अन्न और अन्य का सही शब्द युग्म कौन सा है? पहला ऑप्शन है अनाज और दूसरा, भोजन और अनेक, गेहूं और वह, बेकार और दूसरा। तो इसका देखते हैं। अन्न, अन्न का अर्थ होता है अनाज। अन्न का अर्थ क्या होता है? अनाज। और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्य का अर्थ होता है दूसरा। अन्न का अर्थ होता है अनाज और अन्य का अर्थ होता है दूसरा। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा अनाज और दूसरा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपकार और अपकार का सही शब्द युग्म है? दूसरा, दूसरे का कार्य और बुरा, पुकार और न बोलना, भलाई और बुराई, अच्छा और दुष्ट। तो इस प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे उपकार का जो अर्थ होता है, उपकार का अर्थ होता है भलाई करना। उपकार करना मतलब भलाई करना। अपकार का अर्थ होता है बुराई। अपकार का अर्थ होता है बुराई। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भलाई और बुराई, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, अचार और आचार का सही शब्द युग्म कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है बुरा आचरण और अच्छा, मुरब्बा और आचरण, स्थिर और चल, आम और चारा। तो इसमें पहले जो शब्द दिया गया है अचार, अचार का अर्थ होगा मुरब्बा। अचार का जो अर्थ होगा वो होगा मुरब्बा। अब इसके बाद दिया गया है आचार, आचार का अर्थ होगा आचरण। आचार का अर्थ क्या हो जाएगा? आचरण। आचरण यानी कि चरित्र। आचरण यानी कि चरित्र। चरित्र। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह बी आंसर सही होगा, मुरब्बा और आचरण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तरणी, तरणी और तरणी का सही शब्द युग्म है? तरणी और तरणी का सही शब्द युग्म है सूर्य और नाव, सूर्य और चंद्रमा, नाव और स्त्री, तरना और नाव। तो इसको देखेंगे तो तरणी, तरणी, तरणी का जो अर्थ होगा, तरणी माने होता है सूर्य। तरणी का जो अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का अर्थ जो होगा, तरणी का जो अर्थ होगा वो नाव होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सूर्य और नाव, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथा और प्रथा का सही शब्द युग्म है? तरीका और परंपरा, अर्जुन और कुंती, विशाल और पृथ्वी, रीति रिवाज और कुंती। तो सबसे पहला शब्द जो दिया गया है प्रथा, प्रथा का अर्थ होता है रीति, रीति रिवाज। पहले शब्द का जो अर्थ होगा वो होगा रीति रिवाज, या इसी को हम क्या कहते हैं, रीति रिवाज को ही हम क्या कहते हैं, परंपरा। रीति रिवाज या परंपरा, यानी कि प्रथा का अर्थ होगा रीति रिवाज अथवा परंपरा। प्रथा, प्रथा शब्द दिया है, प्रथा का अर्थ क्या होता है? तो इस प्रथा का जो अर्थ होगा कुंती। प्रथा का अर्थ क्या हो जाएगा? कुंती। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, रीति रिवाज और कुंती। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रसाद और प्रासाद का सही शब्द युग्म है? कृपा और महल, महल और कृपा, भवन और वाटिका, इमारत और कुटीर। तो सबसे पहले देखेंगे प्रसाद, प्रसाद का अर्थ होता है कृपा। प्रसाद का अर्थ क्या हो जाएगा? कृपा। और इसके बाद दिया गया है प्रासाद, प्रासाद का अर्थ होता है महल
या घर, महल या घर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कृपा और महल, इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है वसन और व्यसन का सही जो है शब्द युग्म होगा। तो पहला है विवश और व्याकुल, वस्त्र और आदत, आदत और वस्त्र, कवच और भोजन। तो पहला शब्द दिया गया है वसन। वसन माने होता है वस्त्र। वसन का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? वस्त्र। अब व्यसन, व्यसन शब्द दिया गया है और व्यसन शब्द का अर्थ होगा आदत। व्यसन शब्द का अर्थ होगा आदत, यानी कि कैसी आदत? यानी कि बुरी आदत। व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत, या इसी व्यसन का अर्थ होता है लत, लत लगना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वस्त्र और आदत, यानी कि बी वाला आपका विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अंश और अंश। अंश और अंश का सही शब्द युग्म है अंत और गुरु, कंधा और भाग, भाग और कंधा, भाग और हिस्सा। तो देखेंगे अंश, अंश का जो अर्थ होता है कंधा होता है। अंश का अर्थ क्या होता है? कंधा। फिर इसके बाद दिया गया अंश, और इस अंश का अर्थ होता है भाग। इस अंश का अर्थ होता है भाग या हिस्सा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा कंधा और भाग, कंधा और भाग, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनिल और अनल का सही शब्द युग्म है वायु और आग, आग और वायु, वायु और कमल, वायु और धूल। तो इसमें देखेंगे अनिल, अनिल शब्द का जो अर्थ होगा वह वायु होता है या हवा होता है या पवन होता है। और अनल शब्द जो दिया गया है अनल, अनल का अर्थ होता है आग, आग या अग्नि। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वायु और आग, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पास और पास। पास और पास का सही शब्द युग्म है उत्तीर्ण और निकट, निकट और जाल, निकट और ऊंचा, समीप और दूर। तो पहला जो दिया गया है पास, इस पास का अर्थ होगा निकट। इस पास का अर्थ क्या होगा? निकट या समीप। और दूसरा जो पास दिया गया है, दूसरा जो दिया गया है पास, इस पास का अर्थ होगा बंधन। इस पास का अर्थ क्या हो जाएगा? बंधन। इस पास का अर्थ हो जाएगा बंधन या जाल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा निकट और जाल, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा, निकट और जाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पंथ और पथ का सही शब्द युग्म है पथिक और रास्ता, संप्रदाय और मार्ग, चलना और बैठना, मार्ग और कार्य। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग पंथ। पंथ का जो अर्थ होता है वह संप्रदाय से होता है। पंथ का अर्थ क्या होता है? संप्रदाय से। और दूसरा शब्द दिया गया है पथ। पथ का अर्थ होता है रास्ता या मार्ग, रास्ता या मार्ग। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा संप्रदाय और मार्ग, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अम्ब और अम्भ। अम्ब और अम्ब का सही शब्द युग्म होगा माता और पानी, माता और पिता, जल और कमल, देवी और देवता। तो सबसे पहले हम देखेंगे अम्ब शब्द दिया है, यानी कि इस अम्ब का जो अर्थ होगा माता होगा। अम्ब का अर्थ क्या हो जाएगा? माता।
और इस अम्भ, इसके बाद दिया गया है अम्भ, इस अम्भ का अर्थ हो जाएगा पानी या जल। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो अर्थ होगा या सही आंसर होगा माता और पानी, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है उपल और उत्पल का सही शब्द युग्म है। उत्पन्न और ऊपर, ऊपर और नीचे, ओला और कमल, कमल और ओला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उपल। उपल का जो अर्थ होता है ओला होता है। उपल का अर्थ क्या होता है? ओला। और उत्पल का अर्थ होता है, उत्पल जो है कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी वाला ऑप्शन सही होगा, ओला और कमल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा पुरुष और परुष का सही शब्द युग्म है। पूर्व और पश्चिम, मनुष्य और पराया, मनुष्य और कठोर, कठोर और मनुष्य। तो सबसे पहले है पुरुष। पुरुष का जो अर्थ होगा मनुष्य, पुरुष का जो अर्थ होगा मनुष्य या नर। और इसके बाद दिया है परुष। परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। परुष शब्द का अर्थ होता है कठोर। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मनुष्य और कठोर, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है द्रव और द्रव्य का सही शब्द युग्म है। द्रव और द्रव्य का सही शब्द युग्म है। तरल पदार्थ और धन, धन्य और धान्य, दान और दातार, पानी और सोना। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य। द्रव्य का द्रव, द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। द्रव का अर्थ क्या होगा? तरल पदार्थ। तरल पदार्थ का मतलब जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, ये सब किस में आते हैं? तरल पदार्थ में आते हैं। इसके बाद जो शब्द दिया गया है द्रव्य, द्रव्य का अर्थ क्या हो जाएगा? धन। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये वाला आंसर सही होगा। द्रव का अर्थ होगा तरल पदार्थ और द्रव्य का अर्थ होगा धन। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है स्वर्ण और स्वर्ण का सही शब्द युग्म कौन सा है? सोना और अच्छा, सुनार और सोना, सोना और चांदी, सोना और उच्च जाति। तो इसमें दो शब्द दिया गया है। एक दिया गया है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना, स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। और इसके बाद दिया गया है स्वर्ण। स्वर्ण का अर्थ होता है उच्च जाति, उच्च जाति, उच्च जाति, यानी कि जो जनरल कास्ट है, जो उच्च जाति है, जो सामान्य वर्ग है, उसे स्वर्ण कहा जाता है और स्वर्ण माने होता है सोना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, सोना और उच्च जाति। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है अविराम और अभिराम शब्द का सही युग्म है। लगातार और रुचिकर, लगातार और सुंदर, सुंदर और लगातार, अनवरत और लगातार। तो इसमें जो पहला शब्द दिया गया है अविराम, अविराम, विराम का अर्थ होता है रुकना, इसमें अ उपसर्ग लग गया है तो अविराम का अर्थ हो जाएगा लगातार। लगातार भी कह सकते हैं या अनवरत, लगातार या अनवरत, यानी कि लगातार या अनवरत किसका हो जाएगा? अविराम का। फिर इसके बाद शब्द दिया गया है अभिराम। अभिराम, अभिराम का जो अर्थ होता है सुंदर होता है। अभिराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा लगातार और सुंदर, लगातार और सुंदर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपात और आपाद का सही शब्द युग्म होगा। विपदा और संपदा, सुख और दुख, संकट और निष्कंटक, संकट और पैर तक। तो पहला जो शब्द दिया गया है आपात,
आपात का अर्थ होता है संकट। आपात का जो अर्थ होता है वह संकट होता है, या आपात का अर्थ पतन से भी होता है। और इसके बाद जो दूसरा शब्द दिया गया है आपाद, आपाद का अर्थ होता है पैर तक। आपाद का अर्थ होता है पैर तक। जैसे आप जानते होंगे एक शब्द प्रयोग किया जाता है अनेक शब्दों के लिए, एक शब्द आपाद मस्तक, यानी कि सिर से लेकर पैर तक को क्या कहा जाता है एक शब्द में, आपाद मस्तक। तो आपाद का अर्थ होगा पैर तक और आपात का अर्थ होगा संकट। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डी होगा, संकट और पैर तक। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कुल और कुल का सही शब्द युग्म होगा वंश और किनारा, सब और आवाज, ध्वनि और शीतल, वंश और शीतल। तो प्यारे बच्चों इसमें देखेंगे कुल शब्द दिया है। इस कुल का जो अर्थ होगा वह होगा, कुल माने होता है वंश। कुल माने क्या होता है, वंश भी होता है, और कुल माने संपूर्ण भी होता है। तो यहाँ वंश से आशा है। कुल माने क्या हो जाएगा, वंश। और कुल माने क्या होता है, संपूर्ण भी होता है। कुल माने संपूर्ण भी होता है, लेकिन यहाँ पर कुल का अर्थ किससे लिया गया है, वंश से। इसके बाद है कुल। कुल का अर्थ होता है किनारा। इस कुल का अर्थ क्या होता है, किनारा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वंश और किनारा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा आपका, वंश और किनारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्षति और क्षिति का सही शब्द युग्म है हानि और लाभ, हानि और आकाश, हानि और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी। तो क्षति का जो अर्थ होता है, क्षति का अर्थ होता है हानि, क्षति होना मतलब हानि होना। और क्षिति का अर्थ होगा, क्षिति का जो अर्थ होगा पृथ्वी। प्यारे बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि एक दोहा है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना अधम शरीरा। यानी क्षिति माने होता है पृथ्वी, और इसी से बना है एक शब्द बना है क्षितिज। क्षितिज शब्द इसी से बना हुआ है। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, उसके लिए एक शब्द होता है क्षितिज। यानी कि यहाँ पर क्षिति का अर्थ क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, और क्षति का अर्थ क्या हो जाएगा, हानि। हानि और पृथ्वी। इस प्रकार जो इसका सही आंसर होगा सी वाला होगा, हानि और पृथ्वी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है तरणी और तरुणी का सही शब्द युग्म कौन सा है। नदी और गंगा, लता और कली, नौका और युति, सूर्य और युति। तो इसमें है तरणी शब्द दिया है। तरणी का जो अर्थ होता है वह नाव या नौका होता है, नाव या नौका होता है। जबकि तरुणी जो शब्द है, तरुणी का अर्थ होता है युति। तरुणी का शब्द अर्थ होता है युति, यानी कि नौका और युति, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही होगा। तरणी का अर्थ हो जाएगा नौका और तरुणी का अर्थ हो जाएगा युति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नीर और नीड़ का कौन सा शब्द युग्म सही है। नारी और जड़, जड़ और नारी, घोंसला और जल, जल और घोंसला। तो इसमें जो नीर का जो अर्थ होता है, नीर का जो अर्थ होता है पानी होता है, पानी या जल। नीर जो है पानी का पर्यायवाची है या जल का पर्यायवाची है। इसके बाद जो शब्द दिया गया है नीड़, नीड़, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। नीड़ आप जानते हो, नीड़ का निर्माण फिर जो है, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है जिसके बारे में आप जानते होंगे। नीड़ का अर्थ क्या होता है, घोंसला। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा जल और घोंसला, जल और घोंसला, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भवन और भुवन, भवन और भुवन का सही शब्द युग्म कौन सा है। संसार और घर, घर और परिवार,
घर और संसार, घर और समाज। तो यहाँ जो है भवन का जो अर्थ होगा, भवन का अर्थ किससे हो जाएगा? घर। भवन का अर्थ क्या हो जाएगा? घर या महल। भवन का अर्थ हो जाएगा घर या महल। भूमन का अर्थ होता है संसार। भूमन का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। भुवन का अर्थ क्या हो जाएगा? संसार। इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा घर और संसार, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। लक्ष्य और लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य दिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है लाख, वस्तु और करोड़, लक्ष्य और ध्येय, लाख, संख्या और उद्देश्य, आँख वाला और क्षति करने वाला। तो इसमें देखेंगे जो दिया गया है लक्ष्य, लक्ष्य का अर्थ होता है लाख। लक्ष्य का अर्थ क्या होता है? लाख। और लाख किस संदर्भ में होता है? संख्या के संदर्भ में लाख। और एक शब्द दिया गया है लक्ष्य, एक दिया गया है लक्ष्य। और इस लक्ष्य का जो अर्थ होता है, इस लक्ष्य का अर्थ होता है ध्येय या उद्देश्य, ध्येय या उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, लाख, संख्या और उद्देश्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, अंश और अंशु का सही शब्द युग्म कौन सा है? भाग और सूर्य, सूर्य और भाग, भाग और किरण, भाग और वरुण। तो सबसे पहले हम देखेंगे अंश। अंश का जो अर्थ होता है वह होता है भाग। अंश का अर्थ क्या होता है? भाग या हिस्सा होता है, भाग या हिस्सा। और फिर इसके बाद दिया गया है अंशु। अंशु का अर्थ होता है किरण। अंशु का अर्थ क्या होता है? किरण। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा भाग और किरण, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है द्वीप और द्वीप। द्वीप और द्वीप का सही, द्वीप और द्वीप का सही शब्द युग्म है टापू और हाथी, हाथी और टापू, हाथी और हौदा, टापू और हौदा। तो इसमें जो है पहला जो दिया गया है द्वीप, द्वीप का अर्थ होता है हाथी। और इसके बाद दिया गया है द्वीप, और इस द्वीप का अर्थ होता है टापू। द्वीप किसको कहते हैं? ऐसा स्थल जो चारों तरफ से पानी से क्या हो? घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा हाथी और टापू, यानी कि बी वाला आंसर सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है नियत और नियति। नियत और नियति का सही शब्द युग्म होगा निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना, आदत और गणना। तो नियत का जो अर्थ होता है निश्चित, नियत का जो अर्थ होता है क्या होता है? निश्चित होता है। कहा जाता है ना कि फला कार्यक्रम का तारीख जो है इस दिनांक को नियत किया गया है, यानी निश्चित किया गया है। और एक होता है नियति। नियति माने होता है भाग्य। नियति माने क्या होता है? भाग। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ए होगा। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ए होगा, निश्चित और भाग्य। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है निर्माण और निर्माण। निर्माण और निर्माण का सही शब्द युग्म है मृत्यु और बनावट, बनावट और रचना, मोक्ष और रचना, रचना और मोक्ष। तो इसमें पहला शब्द दिया गया है निर्माण। निर्माण का अर्थ होता है मोक्ष। निर्माण का अर्थ होता है मोक्ष प्राप्त करना, निर्वाण प्राप्त करना यानी मोक्ष प्राप्त करना। अब इसमें दिया गया है निर्माण। निर्माण, निर्माण का अर्थ होता है रचना। निर्माण का अर्थ क्या होता है? रचना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मोक्ष और रचना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है सुगंध और सौगंध का सही शब्द युग्म कौन सा है? सुवास और दुर्गंध, दुर्गंध और सुवास, महक और शपथ,
शपथ और महक। तो इसमें पहला जो दिया गया है सुगंध, सुगंध, सुगंध का अर्थ होता है महक, सुगंध का अर्थ क्या होता है? महक। इसके बाद दिया गया है सौगंध, सौगंध, सौगंध का अर्थ होता है शपथ खाना, शपथ खाना या कसम, शपथ खाना या कसम खाना। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह सी आंसर सही होगा, महक और शपथ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हरि और हर का सही शब्द युग्म है? विष्णु और शंकर, शिव और पार्वती, भगवान और भक्त, शंकर और विष्णु। तो हरि का जो अर्थ होता है, हरि का अर्थ होता है विष्णु, हर का अर्थ होता है शंकर, हर का अर्थ होता है शंकर या शिव। तो इस प्रकार जो है इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा विष्णु और शंकर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आतप और आपात, आतप और आपात का सही शब्द युग्म कौन सा है? धूप और संकट, संकट और धूप, धूप और छाया, उजाला और अंधेरा। तो पहला दिया गया है शब्द आतप, आतप का अर्थ होता है धूप, आपात शब्द दिया गया है, आपात का अर्थ होता है संकट। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा धूप और संकट, यानी कि ए विकल्प सही होगा, धूप और संकट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो है आरती और आराती का सही शब्द युग्म है? आरती और आराती का सही शब्द युग्म है आरती और शत्रु, प्रेमी और प्रेम से रहित, दुख और शत्रु, रात्रि और सुबह। तो इसमें दिया गया है आरती, आरती, आरती का अर्थ होता है विरक्ति, आरक्ति का अर्थ क्या होता है? विरक्ति भी होता है या दुख होता है, विरक्ति या दुख। इसके बाद दिया गया है आराती, आराती का अर्थ होता है शत्रु। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा दुख और शत्रु, यानी कि सी वाला विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पयोद और पयोधी का सही शब्द युग्म है? आकाश और परंपरा, बादल और समुद्र, जल और दूध, बादल और कमल। तो इसमें दिया गया है पहला शब्द पयोद, पयोद का अर्थ होता है बादल, पयोद का अर्थ क्या होता है? बादल। और इसके बाद दिया है पयोधी, पयोधी का अर्थ होता है समुद्र, समुद्र। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बादल और समुद्र, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रणय और परिणय का सही शब्द युग्म है? प्रणाम और परिणाम, परिणाम और प्रणाम, प्रेम और विवाह, प्रेम और प्रयाण। तो इसमें जो पहला शब्द दिया गया है प्रणय, प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, प्रणय शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? प्रेम होता है। इसके बाद जो शब्द दिया गया है परिणय, परिणय शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है विवाह। तो इस प्रकार जो है प्रणय का अर्थ प्रेम और परिणय का अर्थ होगा विवाह, विवाह। तो इस प्रकार सही आंसर जो होगा वह सी होगा, प्रेम और विवाह। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है बात और वात का सही शब्द युग्म कौन सा है? बातें और हवा, रोग और दवा, वायु और विकार, विचार और शिकार। तो इसमें देखेंगे बात जो शब्द दिया गया है बात का अर्थ होगा वचन, वार्ता या बातचीत। इसके बाद एक शब्द और दिया गया है वात, वात का अर्थ होता है हवा,
तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बातें और हवा, यानी कि ए विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सर और सर का सही शब्द युग्म है। सिर और मस्तक, बाण और तालाब, सिर और महोदय, तालाब और बाण। तो इसमें पहला जो शब्द दिया गया है सर, सर का अर्थ होता है बाण, सर का अर्थ होता है बाण या तीर। इसके बाद दिया गया है सर, सर का अर्थ होता है सरोवर, सर का अर्थ क्या होता है सरोवर या तालाब। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बाण और तालाब, यानी कि बी विकल्प आपका सही है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, शशधर और शशिधर का सही शब्द युग्म है। खरगोश और शंकर, किसान और चंद्रमा, शंकर और चंद्रमा, चंद्रमा और शंकर। तो इसमें है शशधर, शशधर का जो अर्थ होगा चंद्रमा होगा और शशिधर का जो अर्थ होगा वह शंकर होगा, शंकर या शिव, शंकर या शिव होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा चंद्रमा और शंकर होगा, यानी कि आपका डी विकल्प इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, स्वपक्ष और स्वपक्ष का सही शब्द युग्म है। दुष्ट और सज्जन, चांडाल और स्वयंपाकी, स्वयंपाकी और चांडाल, दुर्जन और साधु। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे स्वपक्ष। स्वपक्ष जो शब्द दिया गया है, इस स्वपक्ष शब्द का अर्थ जो होता है चांडाल होता है। स्वपक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है चांडाल होता है। इसके बाद एक शब्द दिया गया है स्वपक्ष। इस स्वपक्ष शब्द का जो अर्थ होता है वह स्वयंपाकी, स्वयंपाकी यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे जो है स्वयंपाकी कहते हैं और उसी को स्वपक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा बी होगा, चांडाल और स्वपाकी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूत और सूत का सही शब्द युग्म है। पुत्र और पिता, धागा और सुरमा, पुत्र और धागा, पिता और पुत्र। तो इसमें देखेंगे हम लोग सूत का अर्थ होगा पुत्र और एक सूत का जो अर्थ होगा धागा, और एक सूर होता है, सूर का अर्थ होता है सुरमा से। सूर का अर्थ किससे हो जाएगा सुरमा से। तो यहाँ पर किसको पूछा गया है, और एक और सूर होता है, सूर का अर्थ होता है सूरदास से, सूरदास से, या सूर का अर्थ होता है अंधे से होता है। तो यहाँ पूछा गया सूत, सूत का अर्थ हो जाएगा पुत्र और सूत का अर्थ हो जाएगा धागा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा पुत्र और धागा, यानी कि सी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, अवलंब और अविलंब, अविलंब शब्द का सही शब्द युग्म है। शीघ्र और सहारा, सहारा और शीघ्र, नीचे की ओर लंब डालना और देरी होना, बल न लगना और लंबा होना। तो सबसे पहले देखेंगे अवलंब, अवलंब पहला शब्द दिया गया है अवलंब। अवलंब का जो अर्थ होता है, अवलंब माने होता है सहारा, अवलंब माने क्या होता है सहारा, अवलंब का अर्थ क्या हो जाएगा सहारा, यानी कि पहला जो शब्द है अवलंब उसका अर्थ क्या हो जाएगा सहारा हो जाएगा। इसके बाद दिया है अविलंब, अविलंब माने होता है, विलंब माने होता है देर, और अब उपसर्ग लग गया नकारात्मक के लिए, तो अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र या जल्दी से है,
शीघ्रता से है। तो शीघ्र यानी कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सहारा और शीघ्र, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आभरण और आमरण का सही शब्द युग्म होगा। पोशाक और मृत्यु, आभूषण और मृत्यु पर्यंत, मृत्यु और जीवन, समुद्र और आकाश। तो इसमें देखेंगे कि आभरण, आभरण शब्द का जो अर्थ होता है, आभरण का जो अर्थ होता है आभूषण। आभरण का शब्द का जो अर्थ होता है क्या होता है? आभूषण। आभूषण यानी कि गहना, जिसे क्या कहते हैं? गहना। आभूषण या गहना कह सकते हैं। इसके बाद दिया है आमरण। आमरण जो है कहते हैं ना आमरण अनशन, यानी कि मृत्यु पर्यंत। आमरण का अर्थ होता है मृत्यु पर्यंत। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा आभूषण और मृत्यु पर्यंत, यानी कि बी विकल्प आपका सही होगा। अब चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है अशक्त और आसक्त का सही शब्द युग्म होगा। शक्तिहीन और मोहित, बलवान और सक्त, मोहित और शक्तिहीन, निर्बल और मोह रहित। तो पहला जो शब्द दिया गया है अशक्त। अशक्त का अर्थ होता है जिसके अंदर शक्ति नहीं है, यानी कि शक्तिहीन। जिसके अंदर शक्ति नहीं है यानी कि क्या हो जाएगा? शक्तिहीन, यानी अशक्त का अर्थ हो जाएगा शक्तिहीन। और इसके बाद शब्द दिया गया आसक्त। आसक्त का अर्थ होता है मोहित होना। आसक्त का अर्थ क्या होता है? मोहित होना या लीन होना। मोहित होना या लीन होना। आसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? लीन होना, या आसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहित होना। आसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहित होना। तो इस प्रकार जो है अशक्त का अर्थ शक्तिहीन और आसक्त का अर्थ क्या हो जाएगा? मोहित। इस प्रकार जो आपका विकल्प सही होगा, यानी कि शक्तिहीन और मोहित, यानी कि ए विकल्प आपका सही होगा, शक्तिहीन और मोहित। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समश्रुत भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा, उसके अर्थ और उस पर आधारित 50 प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया। इसका एक और भाग आएगा जिसमें 50 प्रश्न और हम लोग हल करेंगे, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न आता है, वो प्रश्न यहीं से आपको मिल जाएगा। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। प्यारे बच्चों, आपको बताना चाहूँगा कि आज का यह वीडियो आपको यदि पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। यदि आज का यह वीडियो हमें आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यारे बच्चों, आज जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं या समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के बारे में जो बताया गया है, इसका अर्थ या परिभाषा, इन सभी का PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ।